Let us see the next question. Following information relates to AKC Limited with which manufactures some parts of an electronic devices which are exported to United States of America, Japan and Europe on 90 days credit terms. Cost and the sales information have been given to us. तीन करेंसीज के बारे में दे रखा है, तीन कस्टमर के बारे में दे रखा है. मैं अभी पर्टिकुलर्स और एक कंट्री के लिए इंफॉर्मेशन रीड कर रहा हूं क्योंकि बाकी का दोनों सेम ही है फ्रेंड्स. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 225. एक्सपोर्ट का प्राइस दे रखा है 650 येन. रिसीव फ्रॉम सेल दे रखा है 78 लाख येन. फॉरेन एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है. स्पॉट मार्केट का येन पर रुपी, 3 महीने का फॉरवर्ड का अगेन येन पर रुपी, 3 महीने के स्पॉट का. 3 महीने के स्पॉट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर मींस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट expected spot exchange rate after 3 months. This is what so you are expecting. ये जो एक्सचेंज रेट है वो येन पर रुपी है, डॉलर पर रुपी है, यूरो पर रुपी है, तो दैट्स ओके. यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वाला वर्किंग समझ से बाकी दोनों सेम ही होगा. एडवाइस एकेसी लिमिटेड बाय कैलकुलेटिंग, highlight the portion, average contribution to sales ratio, whether it should hedge its foreign currency risk or not. That is the question. I request all of you to go through the question please. फ्रेंड्स मैं आपको एक कस्टमर का अच्छी तरह से समझाता हूँ, फिर हम लोग अंडर से आगे डिस्कस करेंगे. तो जापानीज कस्टमर का हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं. लिसन केयरफुली. हमको सेल्स वैल्यू दे रखा है, सेल्स वैल्यू दे रखा है 78 lakhs and you can see that it is provided to us in yen currency. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है अगेन येन करेंसी टर्म में 650 येन. उसके बाद दे रखा है सेल्स यूनिट्स टर्म में, it is 78 lakhs divided by 650. $78 lakhs divided by 650 यानी कितना होगा? 12,000 नंबर ऑफ यूनिट्स. So it is 12,000 number of units. Do not write anything, let me explain to you. क्वेश्चन में हमको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट इज 225. दैट इज व्हाट से दे हैव प्रोवाइडेड. टोटल वेरिएबल कॉस्ट 225 रुपए इंटू 12,000. That comes to an amount of 27 lakhs. उसके बाद सेल्स वैल्यू मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं फॉरवर्ड मार्केट. यानी अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या, वो मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स. ये स्पॉट रेट तो में कोई मतलब ही नहीं है, इसका इस्तेमाल करते हैं. तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 2.397 slash 2.427. It is provided yen per rupee. We understand that we will enter into the contract for sell of yen and purchase of rupees. यानी क्या होगा? On higher amount of the yen to be sold हमको 1 रुपीस मिलेगा. So 2.427
येन पर रुपी, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ये कंसिडरेशन है येन करेंसी में, ये एक्सचेंज रेट है येन पर रुपी। तो हम लोग यहाँ पे सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन रुपीज टर्म। We understand that it is 78 lakhs divided by 2.427. So 78 lakhs divided by 2.427. It comes to 32 lakh 13,844.25 इतना रुपीस होगा अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेल्स वैल्यू अगेन रुपीस टर्म में यूजिंग एक्सपेक्टेड स्पॉट। अच्छा, अगेन उस पर हम लोग क्या लिखेंगे 78 lakhs डिवाइडेड बाय, अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया तो हमको क्या मिलेगा, अगेन ये वाला रेट्स इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांजैक्शन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इट इज सेल ऑफ येन एंड परचेस ऑफ रुपीस। तो सेल येन में क्या होगा, ज्यादा येन बेचना पड़ेगा, सो 2.459। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2.459। तो यूज अ कैलकुलेटर, 78 lakhs divided by 2.459, that comes to 31,72,021.15। नाउ हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में मैं क्या लिख रहा हूं फ्रेंड्स, विथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसमें क्या करेंगे, इट इज 32,13,844.25 माइनस 27 lakhs। यानी अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अगर हम लोग करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा 5,13,844.25। अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन, इन दैट इट इज विदाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पे हम लोग सेल करेंगे 31,72,021.25 सॉरी 15 माइनस 27 लाख, दैट कम्स टू 4,72,021.15। ऐसा करके हम लोग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने वर्किंग किया वो क्यों किया अभी मैं वो आपको समझाता हूँ, एकदम गौर से आप लोग समझिए। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डियर स्टूडेंट्स हमको, दैट से आपको कैलकुलेट करना है क्या, एवरेज contribution to sales ratio for what, to decide whether it should hedge the foreign currency risk or not। यानी ये लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन करो और उसके बेसिस से डिसाइड करो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यानी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन किया जाएगा विदाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो अल्टरनेटिव में कंट्रीब्यूशन को सेल्स रेशियो ज्यादा होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। चलो, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। देखो यहाँ दैट इज जैसे यहाँ पे लिखा है इफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज हेज्ड, यानी अगर हम लोग हेज करते हैं तो क्या। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम डिस्कस करते हैं जापान वाला। सेल्स वैल्यू है 78 lakhs, सेलिंग प्राइस है 650 यानी 12,000 यूनिट्स।
225 का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है. नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल गिव द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो if foreign exchange risk is hedged is what, say we understand it as sell of yen and purchase of rupees, so 2.427 ऐसा हम लोग समझते हैं. 2.427 अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. ओके, तो हमको क्या मिलेगा? सेल्स वैल्यू, वो लिखा. सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव द कंट्रीब्यूशन. एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा रिपीट किया जाएगा फॉर डॉलर करेंसी एंड फॉर यूरो करेंसी. ये वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, लिसन केयरफुली, दैट इट इज सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीज. यानी क्या होगा फ्रेंड्स? वी विल बी एबल टू, वी आर रिक्वायर्ड टू सेल हायर अमाउंट ऑफ द डॉलर टू गेट रुपीज, हायर अमाउंट ऑफ डॉलर टू गेट रुपीज. सिमिलरली यूरो पर रुपीज में क्या किया जाएगा? सेल ऑफ यूरो एंड परचेस ऑफ रुपीज. ज्यादा यूरो को बेचो फॉर गेटिंग रुपीज, ज्यादा यूरो को बेचो फॉर गेटिंग रुपीज, ऐसा हम लोग समझते हैं. सो हियर वी अंडरस्टैंड दैट we are required to work out the answer in this way. Use your calculator along with me. 102300, यानी वो हमारा क्या है? सेल्स वैल्यू है डॉलर करेंसी में, डिवाइडेड बाय 10.23, तो हमको सेल्स यूनिट्स मिलेगा. सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस विल गिव सेल्स यूनिट्स. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 395 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स हमको दे रखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जैसे हमने डिस्कस किया दैट से अगर हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं देन इन दैट केस दिस इज द रेट एप्लीकेबल, और नहीं करते हैं तो दिस इज द रेट एप्लीकेबल. तो 0.0216, तो देखो यहां पे भी 0.0216, तो क्या किया जाएगा? सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट. तो हमको रुपीस करेंसी में सेल्स वैल्यू मिलेगा, उस पर से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करके कंट्रीब्यूशन करेंगे. लास्ट में भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया जाएगा. जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय द सेल्स कंसिडरेशन विल गिव द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. फ्रेंड्स एग्जैक्टली ये प्रोसीजर रिपीट करना है यहाँ पे, जिसमें अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया तो सेल्स वैल्यू टेकिंग द अप्रोप्रिएट रेट, टोटल सेल्स वैल्यू, उसके ऊपर से कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. नाउ यू मेक अ कंपैरिजन ऑफ दिस विद दिस एंड यू मेक अ सिलेक्शन ऑफ दिस. ऐसा करके हमको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है. अच्छा, now understand carefully what I am going to speak further. As a student, you may have a question like this, that, sir, is it fine if at all we make a comparison of the sales value and we take decision? देखो बेसिकली क्या होगा कि जो ऑप्शन का सेल्स वैल्यू ज्यादा है उसी का कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी ज्यादा होगा. However, going with the language of the question, we understand that से हमको like contribution to sales ratio के basis से ही decision लेना पड़ेगा. We cannot make a comparison of the sales value and we can take decision. दूसरा, as a student you may have a question that sir मैं individual sales value को compare करके decision ले सकता हूँ. That say in case of the Japanese company, not hedging is better. I'm sorry, hedging is better. In case of the US customer, if at all I do not hedge is better. And in case of the last one, that is say for the European customer, if at all I hedge is better. Can I take decision like this? Again the answer is no. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग या तो तीन कस्टमर के लिए हेज करेंगे या तो तीन के लिए हेज नहीं करेंगे. वी विल नॉट हैव अ पार्शियल वर्किंग. आइदर वी डू हेजिंग फॉर ऑल और वी डू नॉट हेज एट ऑल. So this is the way we are required to take the decision.